फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरीश और हम आज एक बार फिर अपना सिलेबस दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक लंबे ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं कि आपका जो टाइम था वो काफी बढ़िया तरीके के साथ बीता होगा। वैसे आप कह सकते हो कि बढ़िया तो नहीं रहा होगा क्योंकि बीच में हमारा जो टिकटॉक जो काफी फेवरेट था बच्चों का वो बंद हो गया था। चलो कोई बात नहीं है, हम अब स्टडी पे फोकस करते हैं। आज से हम सेकंड चैप्टर अपना शुरू करें। सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल वर्ड आपने क्लास 10th के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, सभी को याद ही होगा। नहीं होगा तो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है कि कोई जैसे मान लो एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, मान लो प्लस क्यू इसका मैग्नीट्यूड है, और एक चार्ज होता है उसके चारों ओर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जो हमने पहले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। अब क्या होगा कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं नॉर्मली, अगर टेस्ट चार्ज अपने इसके अंदर लेकर आएंगे और टेस्ट चार्ज होगा वो सेम मतलब नेचर का होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज जो प्लस क्यू है वो हमारा सोर्स चार्ज है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज भी हम पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जब उस टेस्ट चार्ज को हम एक फ्री स्पेस से, जिसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे, जब तक हमारा टेस्ट चार्ज इस बाउंड्री से बाहर है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको मूव करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही हमारा चार्ज इस बाउंड्री पे यहाँ पे आएगा, पॉइंट हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, पॉइंट ए के ऊपर जब चार्ज हमारा आएगा और उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली हम ये लेते हैं कि सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज से ज्यादा होता है, इसलिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को अपने से अवे यानी कि दूर भेजने का प्रयास करेगा, और हम चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज को इसके नजदीक लेकर आया जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, जिसको हम वर्क डन कहते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force of the electric field of the source charge। इस सोर्स चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट अगर टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है तो जो हमें एफर्ट लगानी पड़ेगी, जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 10th क्लास में भी था। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है W/Q। ये हम यहां पर लेके चलते हैं हमेशा। और अगर इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसे यूनिट वोल्ट होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-3 और A-1, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। उसके बाद सेकंड टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल है कि अगर हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे लाके छोड़ दें, जैसे मान लो ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल बाउंड्री है, इससे आगे थोड़ा एक पॉइंट हम यहाँ पे बी ले लेते हैं। अगर बी पॉइंट के ऊपर हमने लाके छोड़ दिया तो हमें एक फिक्स अमाउंट के अंदर यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा। लेकिन अगर हम बी से और इसके सेंटर की तरफ, यानी कि बी से आगे की ओर इसका पॉइंट यहाँ पे कोई सी एक ले लेते हैं हम, पॉइंट बी से सी की तरफ, सी पॉइंट है वो टेस्ट सोर्स चार्ज के बिल्कुल नजदीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो वर्क डन की अमाउंट होती है वो हमारी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम बाहर से सेंटर की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा। जो बिल्कुल लास्ट वाली बाउंड्री है यहाँ पे हमें बहुत ही कम एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस ये काफी ज्यादा है सेंटर से, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम और आगे की ओर बढ़ेंगे और जो चार्ज क्यू मर रखा हुआ है उसके सेंटर तक जब अपने पहुंचते हैं, उस तरफ हम जब जाएंगे तो हमें ज्यादा मतलब एफर्ट लगानी पड़ती है, तो वर्क डन हमारा बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन तो ये थी कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन किया जाता है वो। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि चार्ज पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और उसके बाद हम उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं। तो इन दोनों जगह पे जो डिफरेंस होगा, अब मान लो कि जो पॉइंट बी हमारा है, यहां पे अगर हम चार्ज को लेकर आए तो हमें 10 जूल वर्क डन करना पड़ा। लेकिन अगर हम बी से आगे सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सी पॉइंट है वो क्यू के ज्यादा नजदीक है,
तो उस केस में हमें मान लो 20 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन का डिफरेंस है 20 माइनस 10, तो 10 जूल डिफरेंस आ गया यहाँ पे वर्क डन का। तो इसी बेस के ऊपर हम पोटेंशियल का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम नॉर्मली ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा दोबारा से डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं। ये सेंटर है प्लस क्यू सोर्स चार्ज का, यहां पर एक पॉइंट ए लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहले से ही, और इस पॉइंट पे हमें 10 जूल मान लो वर्क डन करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे स्टेबल रखने के लिए। अगर हम ए से आगे बी की तरफ जाते हैं, अब बी पॉइंट जो है वो सेंटर के ज्यादा नजदीक है, यहाँ पे हमें 20 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। तो ये जो हम डिफरेंस निकालते हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे वी बी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। दोनों जगह पे जो ये 20 है ये 10 है, इन दोनों का माइनस हम जो निकाल के लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू ए बी। इसका मतलब है ए से बी की तरफ जाने में जो वर्क डन हो रहा है अपॉन में क्यू। ये एक इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है डिफरेंस फाइंड आउट करने का। दो अलग अलग जगह के ऊपर पोटेंशियल निकाल के उसका माइनस करते हैं तो वो वर्क डन अपॉन में चार्ज के बराबर आ जाएगा। तो ये सिंपल इसका मेथड था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का। अब हमारा मेन टॉपिक जो यहाँ पर है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो देखो अगला हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की अगर अपनी बात करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सिंपल सा काम है कि एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है आपने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसमें सबसे पहले हम एक यहां पर चार्ज लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड आ गया प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का एक चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो हमने यहां पर चारों तरफ का नहीं लेना, सिर्फ एक तरफ ही कोई पॉइंट लेना है। और अब मान लो यहां पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है प्लस का 1 कूलम। और ये जो पॉइंट है पी ये इस हमारे क्या चार्ज से कितनी दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। क्लियर। सबसे पहले एक चार्ज लिया, इस चार्ज का एरिया काफी चारों तरफ इसके लंबा चौड़ा है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके अंदर एक पॉइंट पी हमने लिया हुआ है। अब देखो कि जो प्लस 1 कूलम का जो चार्ज है इसको हमने पॉइंट पी के ऊपर लाके छोड़ना है, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है पॉइंट ए से। इनिशियली हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो यहां पे रखा हुआ था पॉइंट ए के ऊपर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करेंगे ऐसे। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और पी हमारा जो है वो फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो हम नॉर्मली जो करते हैं, पिछली क्लासों में हमने किया है कि हम अगर इस तरह का केस निकालते हैं, अगर फाइनल पोजीशन निकालते हैं तो वहां पे हम एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं। जैसे पॉइंट ए आ गया, यहां पे एक पॉइंट बी ले लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी एक्स, ये काफी स्मॉल डिस्टेंस है ये डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ए से बी तक स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स लेकर एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें फाइनली जो पॉइंट पी की पोजीशन है और क्यू का उसके ऊपर कितना इफेक्ट लगेगा वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमने एक फोर्स की डायरेक्शन मेंशन करनी है। फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, यानी कि पी से ए की तरफ, अलोंग पी ए। ये फोर्स रिपल्शन का है, प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को अपने से अवे मूव करवाना चाहता है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और हम वर्क डन जो कर रहे हैं फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये चीज आपने हमेशा नोट करनी है कि वर्क डन की जरूरत तभी पड़ती है जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, अदरवाइज हमें वर्क डन करना ही नहीं पड़ता, फिर तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो हमारे घर के ऊपर, घर में हम गाय रखते हैं, गाय के पास उसका बछड़ा बंधा हुआ है, गाय का बछड़ा अपनी माँ की ओर जाना चाहता है, हम उसको उससे दूर बांधना चाहते हैं, तब हमें फोर्स वहां पे लगाना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि ठीक है बछड़ा इधर जा रहा है जाने दो, फिर तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप भाग के चला जाएगा। तो इस तरह का ये केस होता है कि जहां पर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तब हमें वर्क की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए
जब भी वर्क डन निकाला जाता है नॉर्मली वहां पे हम दोनों सेम नेचर के चार्ज लेते हैं और उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा और वहां पे हम वर्क डन फाइंड आउट हमारा करते हैं। तो अब इसके अंदर देखो कि हमने क्या करना है। सबसे पहले अब इसके अंदर इनिशियली ये जो चार्ज है हमारा पॉइंट P जो था उसके ऊपर निकालना है। इसको हम R भी ले सकते हैं क्योंकि पिछला हमारा जो चैप्टर था उसके अंदर हमने जो डेरिवेशन निकाली थी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस R ले लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनिशियल डिस्टेंस जो है, जैसे पॉइंट B हमारा जो है या पॉइंट A हमारा जो है, पहले ये टोटल डिस्टेंस हम x लेकर चलेंगे और फाइनली जो डिस्टेंस है वो r लेके चलेंगे। x हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए हमें x की जरूरत पड़ेगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्लस Q चार्ज सोर्स चार्ज है, P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमने फाइनली एक चार्ज को लाके छोड़ना है और ये डिस्टेंस में r लेकर चलती है कि ये r डिस्टेंस होनी चाहिए। अभी जो चार्ज है a पॉइंट के ऊपर वो Q से x डिस्टेंस के ऊपर है क्योंकि x एक वेरिएबल हम ले रहे हैं जो डेरिवेशन में हमारे काम आएगा। फाइनली हम लिमिट पुट करके इसमें r ले सकते हैं। तो आपने पहला काम ये करना है, एक पॉइंट a लेना है जिसके ऊपर अभी चार्ज रखा हुआ है। चार्ज a से b की ओर जाएगा, एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx यहाँ पे आ रहा है और बाद में हम उसको a से b फाइनली b से p तक लेकर आएंगे। तो अभी a पॉइंट जो है वो Q से x दूरी पे है और p पॉइंट जो है वो r से r के ऊपर है क्योंकि दोनों डिस्टेंसेज अलग अलग हैं, ये कम है ये ज्यादा है, तो ये हमारा इसमें रहेगा। तो अब सबसे पहले देखो कि हमारा जो इसके अंदर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। जो हमने यहाँ पे फोर्स F मेंशन किया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर वो होता है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी a के ऊपर रखा हुआ है तो a जो है वो x डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो कि Q1 जो है उसकी जगह पे हम Q लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। Q1 की जगह पे तो लेंगे Q और Q2 जो है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने +1 कूलम ले रखा है ऑलरेडी क्योंकि टेस्ट चार्ज है +1 है। तो Q2 की जगह पे 1 रख देंगे तो वैल्यू के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है किसके बीच में, सोर्स चार्ज Q और टेस्ट चार्ज +1 कूलम के बीच में। फॉर्मूला सेम है ऊपर वाला। तो ये किससे बना है, कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R दो चार्जेस के बीच की इनिशियल डिस्टेंस होती है। तो अभी इनिशियली हमारा जो है वो चार्ज टेस्ट चार्ज पॉइंट A के ऊपर रखा हुआ है तो A पॉइंट Q से x डिस्टेंस के ऊपर है तो हम पहले x स्क्वायर लेंगे। बाद में लास्ट में जो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा फाइनली स्टेप होगा उसमें R अपने आप यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। तो ये फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में। अब हम उसके बाद निकालेंगे वर्क डन, किसको मूव करवाने में, टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव हमारा जो चार्ज है उसको मूव करवाने में कितना वर्क डन कर रहे हैं वो हम यहां पे निकालेंगे। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला होता है हमारा W = F × S। ये सिंपल फॉर्मूला था जब अच्छे दिन थे हमारे। अभी क्या है कि काफी ज्यादा काम टिपिकल हमारा होता जा रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे W की जगह पे पहले DW लेंगे क्योंकि शॉर्ट हम एक बार डिस्टेंस यहाँ पे ले रहे हैं। F जो है F वेक्टर आ जाएगा। S की जगह पे क्या लेंगे, dx लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था। पहले ये इतना सा जो डिस्टेंस है A से B तक, इसको कवर करने में जो वर्क डन हुआ है एक बार वो निकालेंगे। तो W की जगह पे dw आ गया। F जो है वो तो सेम ही है, फोर्स तो अपनी पूरी मतलब स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे लग रहा है तो फोर्स को हम यहाँ पे स्मॉल ले नहीं सकते। डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा dx वेक्टर। ये वर्क डन है कहां से कहां तक, A से लेकर B तक टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए। अब F dx हमारा जो है ये स्केलर फॉर्म में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F dx cos थीटा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया तो ये cos थीटा इसके साथ आ जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या होगा कि देखो
थीटा जो होता है वो एंगल होगा किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और अब आप काफी ज्यादा समझदार हो ही चुके हो, इतने बड़े हो गए, तो आपको पता ही है कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। फोर्स एफ वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा 180 डिग्री का यहां पर आ जाएगा। तो 180 डिग्री का एंगल होगा, कोस थीटा की वैल्यू हम यहां पर 180 डिग्री पुट करेंगे, और 180 डिग्री जो कोस थीटा की वैल्यू है वो हमें पता है कि -1 होती है। तो यहां पर आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -FDX। ये यहां पे आ गया, क्योंकि हमें पता है कि कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम -1 यहां पे पुट कर चुके हैं। अब हमने निकालना है इसका इंटीग्रेशन, सिंपल सा काम है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा डब्ल्यू, निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का। अब इसमें देखो कि कहां से कहां तक करना है। इनिशियली टेस्ट चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे था, तो इसकी जो इनिशियल लिमिट है, जो लोअर लिमिट होगी, वो हम हमेशा क्या होती है कि इसकी जो प्राइमरी पोजीशन थी, जो इनिशियल पोजीशन है, उसके बेस पे निकाली जाती है। इनिशियली हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे था, तो लोअर लिमिट आ गई इन्फिनिटी। फाइनली हमने क्या, कहां पे इसको लाके छोड़ना है, पॉइंट पी के ऊपर लाके छोड़ना है, जो आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसका मतलब फाइनल इसकी जो लिमिट होगी वो आर आनी चाहिए। ये लिमिट हम x की पुट करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू r होगा। लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, ये हमारा यहाँ पे केस इसके अंदर रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। w यहाँ पर पड़ा रहेगा, dw की जगह पे क्या था, dw की जगह पे हमने निकाला -FDX। तो हम ये सिंबल लगाकर यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे r -FDX, ये यहां पे अपने इसके अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद फिर देखो क्या होगा, उसके बाद हमने f की वैल्यू पुट करनी है। f की वैल्यू क्या थी, आपके सामने यहां पे दी हुई है, देखो 1/4πε0 Q में x², तो वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो इससे हमारा ये बन गया इंटीग्रेशन के अंदर इन्फिनिटी टू r, यहां पर आ जाएगा इसके अंदर -1/4πε0, ये आ गया Q में x², और यहां पर आ जाएगा dx। ये हमने यहां पर f की वैल्यू पुट कर दी, dx है वो एज इट इज हमारा रहेगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा आगे देखो, अब हमने इंटीग्रेशन करना है सिंपल। इंटीग्रेशन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कांस्टेंट है वो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर होगा। तो यहाँ पे Q जो है वो भी हमारा कांस्टेंट है, 4πε0 भी कांस्टेंट है। तो हम माइनस का Q और 4πε0, ये चीज इंटीग्रेशन से बाहर हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा अंदर क्या बच गया, लिमिट इन्फिनिटी टू r आ गया, और अंदर बचा है हमारा 1/x², क्योंकि x हमारा वेरिएबल है जिसका हमने dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये सिर्फ अंदर रहेगा। अब आपको पता ही है, कुछ बच्चे तो ऑलरेडी मैथ के अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं इंटीग्रेशन करने में, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं हमारे, जो कुछ, उसके हिसाब से क्या करेंगे, x² को पहले ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर जाकर ये माइनस का x² बन जाएगा, लिमिट यहां पर सेम रहेगी, ये आ गया dx। अब -x² का हमने इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये चीज। ऑनलाइन वीडियो का आपको सबसे बड़ा फायदा यही है, कुछ भी नहीं आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती कम होती है, क्योंकि लाइव क्लास में तो टीचर खड़ा करके पूछ सकता है हाँ भी बताओ क्या होगा, फिर हमें इधर उधर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखो सब पका पका मिल रहा है। अब उसके बाद ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, -Q 4πε0, ये हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे -x², ये आ गया यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, माइनस हमने पावर के ऊपर लगाना है, x की पावर -2 बन जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस की थी, ऊपर आकर -2 बन गई। तो x हमारे पास x लिखा हुआ है, n की जगह पे है -2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन में -2+1, ये आ जाएगा। अब ये जब अपने लिखेंगे, यहाँ पे ये सिंबल हट जाएगा, इसकी जगह पे हम एक ब्रैकेट लगा देंगे बड़े वाला, पूरा हमने ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी और r, ये इसकी लिमिट एज इट इज यहाँ पे रहेगी।
तो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये बार था। पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे, पावर माइनस की 2 प्लस 1, तो एक्स की पावर क्या रह जाएगी, -1 रहेगी। और अपॉन में -2 प्लस 1, तो नीचे भी -1 आ जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर आ गया। ये अब देखो, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वाला जो माइनस है इसको बार वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अंदर हमारा x की पावर -1 जो था वो नीचे आकर x की पावर +1 बन जाएगा। यानी कि देखो सिंपल होने के बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन में x ऊपर माइनस का था, इंटीग्रेशन कर लिया, अब सोल्व हो गया, इसको वापस नीचे लाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी। अब आपने लिमिट पुट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी कि पहले x की जगह पे r लिखेंगे हम। तो ये आ गया 1 अपॉन r। लोअर लिमिट लगाने से पहले हमें माइनस लगाना पड़ता है, तो 1 अपॉन, अब x की जगह पे आएगा इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी। ये आ गया हमारा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आ गया 1 अपॉन में r। ये आ गया w की वैल्यू। अब इसको हम आगे इसके साथ बार कंबाइन करके लिख देंगे, तो जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसको अलग लिख दिया, और क्यू अपॉन में r हमने यहाँ पे इसके साथ लिख दिया। ये हमने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और अब निकालना हमने क्या है, अब निकालना है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला था हमारा V = W अपॉन में Q, ये यहां पे हम लगाएंगे, ठीक है। तब उसके अंदर क्या होगा, W कितना निकला है हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q अपॉन में R, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब जो नीचे Q लिखा हुआ है, अब इस पे आप ध्यान दो कि ये वाला Q जो है, ये Q हमारा टेस्ट चार्ज वाला Q होता है। तो ये जो Q है टेस्ट चार्ज वाला, नीचे जो हमने इस फॉर्मूला के अंदर जो Q लिखा हुआ है इसकी हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की नहीं कर रहे। ये तो W की जो वैल्यू उससे आया हुआ है। ये जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का, वर्क अपॉन में चार्ज, ये चार्ज टेस्ट चार्ज है हमारा, और इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पर आपने देख रखा है कि जो टेस्ट चार्ज हमने लिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड +1 कूलम था। तो इसकी जगह पे हम +1 कूलम जब रखेंगे तो उस केस में हमारा V = W ही बन जाएगा, क्योंकि नीचे वाला Q जो है उसकी वैल्यू तो 1 हम लेके चल रहे हैं। जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हम लेकर चलते हैं हमेशा। अब क्योंकि देखो कि अब मान लो कि हमने कोई सड़क है, उसके ऊपर आगे चढ़ाई हमने चढ़नी है, और साइकिल लेके हम जा रहे हैं, हमारी साइकिल के ऊपर एक 50 या 60 किलो का वजन रखा हुआ है, तो हमारे लिए वो चढ़ाई जो है वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे फिक्स है। सड़क के अंदर स्लोप है वो तो सेम ही है, लेकिन जो वजन हम कैरी करके लेके जा रहे हैं वो कितना है उसके हिसाब से हमें एफर्ट लगानी पड़ती है। अगर हम एक साइकिल पे 20 किलो का वजन रख के ढलान पे चढ़ेंगे तो आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन उसी साइकिल पे अगर हम 50 किलो का वजन लेके चढ़ेंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत आएगी। तो हम कैरी किसको लेके कर रहे हैं, या कैरी जो जिस चीज को लेके जा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वहां पे मैटर करता है। तो हमारा यहाँ पे कैरी हमने किया टेस्ट चार्ज को, उसको हमने मूव करवाया, तो उसका मैग्नीट्यूड +1 कूलम था। इसलिए जो फॉर्मूला होता है V = W अपॉन में Q, वहां पे हम जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, वो हमारा 1 आ गया, तो हमारे पास बच गया V = W। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकलेगा हमारा, वो देखो आप क्या आ जाएगा, V = जो सेम फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q अपॉन में R, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे निकालते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आगे हम जब बात करते हैं कि अगर इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे देखो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q, ये अगर हम इसके अंदर कांस्टेंट लेके चलते हैं तो हमारा आ जाएगा V = 1 अपॉन में R। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डिस्टेंस कम है फिर तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे पोटेंशियल कम होगा। तो इसमें एक ग्राफ बनता है, पेपर के अंदर ही आता है कई बार, ग्राफ बिटवीन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ होगा फिर वो हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से इसके अंदर बनाया जाएगा। इसी प्रकार इंटेंसिटी के बीच में भी ग्राफ बनता है, तो ये हम ग्राफ अलग अलग इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल काम था। इसके बाद एक दो टर्म्स और होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। पहला ये होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। जो फोर्स हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मतलब वर्क डन जो था, उसका मतलब ये होता है कि जो वर्क डन होता है वो किसी भी पाथ के अंदर किस प्रकार वेरी करता है। जैसे देखो, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। हमने ए से बी तक जाना है। सपोज करो कि एक तो हमने बिल्कुल ऐसे सीधे चले गए हैं, ये हमारा पाथ था। एक हम अगर इस प्रकार ऐसे घूम के जाएंगे, दोनों अलग अलग पाथ आ गए। ये हमारा फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट जाएं या इस प्रकार घूम के जाएं, तो भी हमें दोनों केस में सेम वर्क डन यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि मैटर करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। पाथ बीच में जो मर्जी फॉलो करेंगे वो हमारा यहाँ पर मैटर नहीं करता। इस प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। और इसको हमने शो करना होता है, तो हम वर्क डन को जो टेस्ट चार्ज है उसको मूव करवाने में जो वर्क डन कर रहे हैं उसको अलग अलग पाथ से बता सकते हैं। या एक सिंपल स्टेटमेंट है जो इस चीज को क्लियर करता है, वो ये होता है कि हमारा जो फोर्सेस है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी कि अगर एक लूप